बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट का हम एग्जामिनेशन पर क्या देखेंगे, पेशेंट इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे और हम ट्रीटमेंट क्या देखेंगे। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है फीवर विद सोर थ्रोट। तो फीवर विद सोर थ्रोट के साथ जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास दो तरह के डिफरेंशियल डायग्नोस होते हैं, या तो ये फ्रेंजाइटिस है या ये टॉन्सिलाइटिस है। अब ऐसा है कि पेशेंट हमारे पास आ गया है फीवर विद सोर थ्रोट के साथ, तो हिस्ट्री हमने लेनी है। नाक तो नहीं बह रहा, कान तो नहीं बह रहा, गला तो नहीं खराब, खांसी या बलगम तो नहीं है, उल्टियाँ मोशन तो नहीं है, इस तरह बर्निंग मैक्चुरेशन तो नहीं है, या फ्लैंक पेन तो नहीं है, या जिस्म में कहीं कोई ज़ख्म तो नहीं है। तो जब हम मरीज़ को इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो बेसिकली हम फोकस ढूंढ रहे होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होती है। अगर फीवर के साथ इस तरह की कोई अलामत नहीं है तो ये नॉन फीकल फीवर है, जिसमें मलेरिया, टाइफाइड और डेंगी होते हैं, जो कि नॉन फीकल फीवर है। अच्छा, अगर फीवर के साथ सोर थ्रोट मरीज़ ने बता दिया है तो हम पूछते हैं कि बुखार तेज़ है या हल्का है। अगर लो ग्रेड फीवर है तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर होता है, और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर होगा। उसके साथ मरीज़ से पूछते हैं कि रिगर्स और चिल्स की हिस्ट्री लेते हैं, यानी सर्दी तो नहीं लगती। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि नाक भी बह रही है, गला भी ख़राब है, खांसी भी है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। इसमें लो ग्रेड फीवर, माइल्जियाज, इसी तरह सोर थ्रोट, रनी नोज, इसी तरह कंप्लेन करते हैं पेशेंट फीवर विद सोर थ्रोट। हम फिर पेशेंट की पल्स देखेंगे, टैकीकार्डिया मिलेगा। 100 to 60 60 to 100 नॉर्मल पल्स होती है, और 100 से ज़्यादा टैकीकार्डिया, 60 से बिलो ब्रेडिकार्डिया। तो टैकीकार्डिया के 5 to 6 डिफरेंशियल डायग्नोस हैं। पेशेंट को फीवर हो सकता है इन्फेक्शन के अंदर, जो कि नंबर 1 पे है। उसके बाद नंबर 2 पे अनीमिया हो सकता है, पेशेंट को एग्जाइटी हो सकती है, पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, पेशेंट को इस्कीमिक इवेंट भी चल रहा होता है या चल रहा हो। इसमें ऑब्वियसली अगर इस्कीमिक इवेंट है तो फिर पेशेंट की मेन सिम्टम फीवर नहीं होगी, वो फिर हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। अब हमने पेशेंट की पल्स देखनी है, टेम्परेचर देखना है, एलिवेटेड मिलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर 101 से ज़्यादा 102 या 103 इतना फीवर मिलता है। और अगर वायरल के अंदर अंडर 101 लो ग्रेड फीवर होता है, अनटिल अगर कोई सब्ट्रेटेड इन्फेक्शन ना हो। हम भी पेशेंट की चेस्ट ऑस्कल्टेट करेंगे, हम पेशेंट की अब्डोमेन पर पल्पेट करेंगे, ऑरल कैविटी के अंदर एग्जामिनेशन करेंगे। अगर एग्जामिनेशन पर आपको इन्फ्लेम्ड पड़ी फ्रेंजियर वाल मिलेगी तो फ्रेंजाइटिस, और अगर टॉन्सिल इनलार्ज मिलेंगे तो टॉन्सिलाइटिस। दोनों भी एक टाइम पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनकी जो टॉन्सिलाइटिस पर जो फोकस करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो ऑब्जर्व करना होता है कि खुदा न खास्ता इसको कोई मेम्ब्रेन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ख़ास तौर पर कोई ग्रेश मेम्ब्रेन हो तो मेम्ब्रेन पर हमने लाजमी फोकस करना है। इवन बिहाइंड के जब भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व करेगी तो दो कॉमन चीज़ें होती हैं, या तो खुदा न खास्ता डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया इज लीथल, या फिर मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है। मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस भी मैनेज हो जाता है, लेकिन डिप्थीरिया अगर खुदा न खास्ता पेशेंट को है तो वो कंटीजियस है कि फैमिली मेम्बर्स को लग जाएगा। दूसरा लीथल है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस हो जाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिर पेशेंट की डेथ होने के चांसेस होते हैं या चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई मेम्ब्रेन नज़र आए तो इस पेशेंट को हम ईएनटी के कंसल्टेंट के पास रेफ़र करना है। वो कंफर्म करेंगे कि वेदर इट इज़ मेम्ब्रेनस और डिप्थीरिया। अब आपका एडमिशन होता है वो जीपी जनरल प्रैक्टिशनर की डोमेन से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर इस केस के अंदर हम पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, इसके अंदर ये होता है कि हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक एंटीबायोटिक वो आप अमोक्सिसिलिन
से स्टार्ट ले सकते हैं। अमोक्सिसिलिन विद क्लेवोलैनिक एसिड, अजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, सिफिक्साइन, लिवोफ्लॉक्सिसिन भी इवन के देते हैं। आइडली तो थ्रोट स्वैब हो, उसमें पता चले कि कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है बैक्टीरिया और कौन सी एंटीबायोटिक हमने देनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमोक्सिसिलिन 500 mg TDS विद क्लेवोलैनिक एसिड 625 TDS में देते हैं। एडल्ट डोज में सिफिक्साइन 400 mg OD में देते हैं। लिवोफ्लॉक्सिसिन की BD में 250 mg होती है डोज, और इस तरह अजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD में देते हैं। क्लिथ्रोमाइसिन 250 होती है BD में। इसमें से जो हम सेटअप चलते हैं वो यूँ है कि पहले नंबर पर स्टेप अप चलते हैं तो वो यूँ है कि पहले नंबर पर हम अमोक्सिसिलिन विद क्लेवोलैनिक एसिड दे देते हैं 48 आवर्स पर, और पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड कर जाए, जो कि मोस्टली कर जाते हैं, तो इस पर नहीं करते, और जो कि मोस्टली कर जाए। अगर इस पर नहीं करते तो फिर हम सिफिक्साइन की तरफ चले जाते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन की तरफ चले जाते हैं। ये बेसिकली होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। आइडली तो थ्रोट स्वैब, इसका कल्चर, और फिर इसके बाद पता चले कि दूसरा आप इन पेशेंट को एनसिड देते हैं, आप निम्सोलाइड देते हैं, दे दें, आप इबुप्रोफिन दे दें, आप पैरासीटामोल दे दें। पैरासीटामोल 1 ग्राम TDS में देते हैं। निम्सोलिड 100 mg BD में देते हैं। इबुप्रोफिन 200 से 400 mg TDS में देते हैं। इसके बाद ये है कि बच्चों के अंदर डोज पैरासीटामोल की 10 to 15 mg पर kg TDS में होती है, यानी सिरप पैरासीटामोल कोई भी ब्रांड का, पैनाडोल, कालपोल, जितने भी ब्रांड उठा लें, इनके अंदर से आपने वही लिखना है जो आपकी फार्मेसी के अंदर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या देते हैं। हम एंटीबायोटिक देते हैं, हम एनसिड देते हैं, हम एंटीहिस्टामिन देते हैं इसके अंदर, और इसके साथ सलाइन से गर्गल करवाते हैं, यानी नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करवाते हैं। डल्ट का ट्रीटमेंट मैं आपको अगर बताऊं तो आप एक एंटीबायोटिक लिख देंगे, साथ में एक एनसिड, और साथ एनसिड आप निम्सोलिड लिख दें, और इसके साथ एक एंटीहिस्टामिन फ्रेक्सोफिनाडीन, पेरिटोन, जो आपका दिल करे वो लिख दें, और नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करवाने हैं। इसके अलावा ये है कि अमोक्सिसिलिन विद क्लेवोलैनिक एसिड, ये दवाई एंटीबायोटिक का एक कॉम्बिनेशन होता है, और फिर हम लो डोज के अंदर PPI भी ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल 20 mg OD में बिफोर ब्रेकफास्ट। इसके अलावा यह है कि पेशेंट को स्टीरॉइड्स के साथ गर्गल करवा सकते हैं, जैसा कि बीटा मैथोसोन की दवा 2 टैबलेट पेटनीसोल के नाम से आती हैं। 2 गोलियां हाफ ग्लास पानी के अंदर डालकर सुबह, दोपहर, शाम गरारे करने हैं। ठंडी, खट्टी, तेल की तली चीज़ें नहीं खानी। ये मरीज़ को इससे परहेज़ करवाना है। अगर अब आप प्रेगनेंसी के अंदर टॉन्सिलाइटिस का बताऊं तो प्रेगनेंसी के अंदर जो सेफेस्ट मेडिसिन हैं वो आपकी एंटीबायोटिक के अंदर अजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्साइन को अमोक्सिक्लेव यानी अमोक्सिसिलिन विद क्लेवोलैनिक एसिड और अमोक्सिसिलिन है, ये सेफेस्ट है। और एनसिड के अंदर पैरासीटामोल सेफेस्ट है। एंटीहिस्टामिन के अंदर या एंटीहिस्टामिन के तौर पर लोराटिडीन सेफेस्ट है। स्टीरॉइड्स आर सेफ, यानी स्टीरॉइड से अगर गर्गल करवाएंगे, स्टीरॉइड देने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि पेशेंट जो टॉन्सिल्स, स्टीरॉइड्स गर्गल की सूरत में सेफ हैं, ठीक है, और जो टॉन्सिल का साइज इनलार्ज हुआ है वो श्रिंक हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में
और बच्चों के अंदर आप एक एंटीबायोटिक आप सिफिक्साइड दे सकते हैं 10 kg पर kg ओडी डोज होती है। सिरप जो आते हैं वो मोस्टली 100 mg के साथ आते हैं, 100 mg पर 5 ml के साथ आते हैं। तो आप रफली ये याद रखें कि 1 साल का बच्चा 10 किलो का होता है। 1 साल के बच्चे के एक टॉन्सिलाइटिस के लिए सिफिक्साइम 1 चम्मच दिन में 1 दफ़ा। इसी तरह तो आपके साथ इबुप्रोफेन है, वो भी 100 mg पर 5 ml के साथ आता है। वो भी हम पेशेंट को 1 साल के बच्चे को 1 चम्मच ही बताते हैं रफली। 3 से 4 साल का बच्चा है तो 1.5 चम्मच 10 mg पर kg TDS डोज होती है। इबुप्रोफेन की डेक्सीब्रोफेन की जो सिट्रिडीन साल्ट है आपके पास क्लोरोफिनिडामीन है एंटीहिस्टामीन के तौर पर। इनकी जो डोज है वो 2.5 ईयर साल से कम पे 1 टीस्पून है हम देते हैं। सिर्फ सिट्रिडीन 2.5 mg पर 5 ml और 1.5 ईयर से अगर एज ज़्यादा है तो 5 mg हम देते हैं एट बेड टाइम, क्योंकि ये सिडेट करवा देते हैं। अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो फिर हम क्लोरफेनिलामीन देते हैं, जो कि पैरासीटामोल विद क्लोरफेनिलामीन के साथ मेडिसिन आती है। तो 1 साल का बच्चा रफली 3 to 4 साल का बच्चा 14 to 15 किलो का बच्चा तो 1.5 चम्मच बनेगा। इबुप्रोफेन का भी, डेक्सीब्रोफोन का भी, पैरासीटामोल का भी 1 डोज ही होती है। और सिफिक्साइम का भी 100 mg to 5 ml का हो तो उसका भी 3 to 4 ईयर का बच्चा 14 to 50 किलो का हो तो 1.5 टीस्पून बनेगा। 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून मतलब कि 1.5 टीस्पून। और इसके अलावा जो एंटीहिस्टामीन है वो 2.5 ईयर से ऊपर का अगर बच्चा है तो उसमें हम 2 टीस्पून 2.5 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में सिरप आता है वो हम एडवाइस करेंगे। साथ साथ अगर कोई ठंडी खट्टी या तेल की तली चीज़ें नहीं खानी और अगर पेशेंट रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का आ रहा है तो इसमें यह है कि इसका लाइफस्टाइल, यानी बच्चा स्कूल गोइंग एज का है तो इसका डेली लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, तो स्कूल की एक्टिविटीज़ की मुतासर हो रही है, तो फिर हम ENT के कंसल्टेंट की ओपिनियन लेंगे कि सर बताएं कि टॉन्सिलेक्टमी आपने एडवाइस करनी है या नहीं। तो जो 6 से 7 साल का ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, ये मोस्टली टॉन्सिलाइटिस के साथ इनकी प्रेजेंटेशन वॉमिटिंग भी होती है। इन्फेक्शन के अंदर वॉमिटिंग एक काज है, मतलब यानी कि इन्फेक्शन के अंदर वॉमिटिंग एसोसिएटेड होती है, तो हम एक एंटीहिस्टामिक देते हैं और सेंट्रली एक्टिंग एंटीहिस्टामिक देते हैं, यानी कि जो आपके ब्रेन स्टेम के अंदर जाकर जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है वहाँ काम करेगा। तो इसके हम डिफ्रीन डायरामीन दे देते हैं, डायमीन हाइड्रीनेट ओंडेनस्टीरॉन ये साल्ट है, ये साल्ट हम देते हैं ओंडेनस्टीरॉन। अगर ब्रांड जो इकोनॉमिकल वो ग्रेविनेट है। 1 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो 1 टीस्पून और अगर 12.5 mg पर 4 ml के साथ आता है, और 5 ईयर से ऊपर का है तो 2 टीस्पून बाकी मेडिसिन से पहले देते हैं ताकि पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो। दिस इज़ दी ऑल अबाउट टॉन्सिलाइटिस। मरीज़ को रिकरेंट एपिसोड हो रही हो ट्रीटमेंट थेरापी में एंटीबायोटिक पहले नंबर पर अमोक्सिसिलिन विद क्लेवोलैनिक एसिड दूसरे नंबर पर और सिफिक्साइम तीसरे नंबर पर आपने अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ये तो बैक्टीरियल की है। अगर वायरल हमें लगे लो ग्रेड फीवर है तो हम इसमें पेशेंट को अमीनो कंप्रोमाइज यानी वो डायबिटिक है, स्टीरॉयड लेता है, पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज चल रही है इसके लिए स्टीरॉयड ले रहा है, तो कोई इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी है, तो इनके अंदर हम
एंटीबायोटिक दे देते हैं विदाउट वेटिंग कि सबरेटिड इन्फेक्शन हो तो इनके अंदर एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है वो अजिथ्रोमाइसिन होती है 500 mg OD डोज होती है अडल्ट में, और जो पीड्स है इनमें 10 mg पर kg OD डोज होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉन्सिलाइटिस। रेफ़र तब करते हैं जब अक्यूट अटैक के अंदर डिफ्थीरिया सस्पेक्ट करें, क्योंकि मेम्ब्रेन इन्वॉल्व कर रही है तो ओपिनियन ले सकते हैं कंसल्टेंट से, या फिर रिकरेंट एपिसोड आ रही हो तो इसके अंदर भी हमने रेफ़र करके एक दफ़ा ENT कंसल्टेंट की ओपिनियन लेनी है कि सर टॉन्सिलेक्टमी प्लान तो नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट टॉन्सिलाइटिस।